औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से, और आप सबको वेलकम ऑनलाइन एमकेट क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हमने जो शेड्यूल के मुताबिक आज हमारा ये लेक्चर है वो एमसीक्यूज़ की डिस्कशन का लेक्चर है। जो रिसर्च स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनको ये पीडीएफ पहले भेज दिया जा चुका था और उन्होंने सॉल्व कर लिया था। आप लोगों के आंसर्स आप लोगों के पास लिखे हुए हैं। इस वीडियो से आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन और करेक्ट आंसर्स मिल रहे हैं। याद रहे बेटा कि हमने इस चैप्टर में, चैप्टर 1 बायोलॉजी में 2 टॉपिक्स पढ़ लिए थे। बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था, वाटर पढ़ा था और कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था। तो इसी तरह से हमारा स्केड्यूल चलता रहेगा कि जो-जो टॉपिक मैं पढ़ाता रहूँगा उसके मैं आपको एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करवाऊँगा। तो इस वक़्त आप अपने करेक्ट आंसर्स अपने सामने रखिएगा ताकि आपका आंसर चेक हो जाए। ये एक्सप्लेनेशन वीडियो है, इसका पीडीएफ आपको शेयर किया जा चुका था जिससे आपने सॉल्यूशन किया। स्टूडेंट, पहला सवाल है, द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अ सेल। सर, जितने भी बॉडी में रिएक्शन हो रहे हैं उनको हम नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म का। अगर वो ब्रेक डाउन होता है तो कैटाबॉलिज्म, अगर उससे कुछ बनता है तो एनाबॉलिज्म कहलाता है। नंबर सेकंड है, विच इज एन एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिक प्रोसेस। सर, एनाबॉलिक का मतलब था कुछ बनना। इसमें से जो ऑप्शन बी है, इसमें हमारे पास फूड बनता है। तो फोटोसिंथेसिस में फूड बन रहा है, जबकि रेस्पिरेशन में टूटता है, डाइजेशन में भी टूटता है। तो अगर होता कैटाबॉलिक प्रोसेस कौन सा है, तो जवाब होता ए या बी में से कोई, ए या सी में से कोई, लेकिन इसने एनाबॉलिक प्रोसेस पूछा। अब मेमेलियन सेल कंटेन 1.1% ऑफ, मेमेलियन सेल में 1.1% क्या है। जब आपको पढ़ाया था तो एक चार्ट बना हुआ था और आपसे कहा था कि इस चार्ट में डीएनए और आरएनए की परसेंटेज को देखिएगा। तो डीएनए हमारे पास बेसिकली बेटा 1.1% होता है। Most abundant organic compound of a cell, सर, most abundant organic compound of a cell is protein, चूंकि आपके एंजाइम्स, डीएनए, आरएनए सब इससे मिलकर बने होते हैं। अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन वन मेमेलियन सेल, एक मेमेलियन सेल में डीएनए की मिकदार कितनी है, 0.25 है। ये उस चार्ट से क्लियर हो जाएगा हमें, अगर आपने वो चार्ट अच्छे से याद कर लिया था थ्योरी क्लासेस के दौरान जो हमने पढ़ा था। फिर आता है बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं ताकि आपको अंदाजा रहे किस टॉपिक से कितने सवाल की प्रैक्टिस आपको करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, वाटर इज वेरी गुड सॉल्वेंट फॉर सब्सटेंस ड्यू टू डैश नेचर एंड एक्ट एज डैश ड्यू टू हाई हीट कैपेसिटी। दो डैश दिए हुए हैं, पहले में पहला और दूसरे में दूसरा आपको फिल करना होगा। इसमें हम कहते हैं सर, वाटर इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट फॉर सब्सटेंस ड्यू टू इट्स डायपोलर नेचर, चूंकि वो डायपोल नेचर रखता है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, एंड एक्ट एज डैश टू एक्ट एज अ थर्मो स्टेबलाइजर ड्यू टू हाई हीट। देखो, हीट की बात की और थर्म वाला ऑप्शन वैसे ए ही है, तो डायरेक्ट आप ऑप्शन ए की तरफ भी जा सकते थे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वाटर आपकी बॉडी में थर्मो स्टेबलाइजर के तौर पे काम कर रहा है। फिर सवाल है, ड्यू टू हायर हीट कंटेंट इन एच बॉन्ड वाटर एक्ट एज। सर, हीट कंटेंट ज़्यादा और हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है, इसलिए चूंकि वाटर की प्रॉपर्टी थर्मो स्टेबलाइजर है, हाई हीट कैपेसिटी रखता है। वो ऊपर लिंक भी कर रहा है ये एमसीक्यू। फिर है, द वाटर मॉलिक्यूल रिमेन अटैच टुगेदर डू नॉट सेपरेट बिकॉज ऑफ। सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये वाटर मॉलिक्यूल एक साथ रहते हैं और इतनी आसानी से अलग नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय ऑक्सीडेशन। तो सर, हम कहते हैं इस सवाल में हमारे पास हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो वाटर की ज़्यादा है, इसकी वजह से ये रोल प्ले करता है हीट में। देखो, मुश्किल इसलिए हो जाता है कि सारे ऑप्शन आपको सही लग रहे होते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक ऑप्शन होता है जो आपको पिक करना होता है। नंबर 10 में, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। बुक रीडिंग की थी, बुक में लाइन मार्क करवाई थी आपको मैंने, याद होगा, सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज हमारे पास सही जवाब हो गया। ऑल ऑफ द फॉलोइंग यील्ड ग्लूकोज ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस एक्सेप्ट। सर, इन सब से ग्लूकोज मिलता है सिवाय, देखो, स्टार्च भी ग्लूकोज का पॉलीमर है, ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज का पॉलीमर है, सेल्यूलोज भी ग्लूकोज का पॉलीमर है। सिर्फ हमारे पास काइटिन है जो ग्लूकोज का पॉलीमर नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ग्लूकोज कंबाइन विद डैश टू फॉर्म मिल्क शुगर। ग्लूकोज किसके साथ मिलकर मिल्क शुगर बनाता है, तो सर ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में मिलते हैं तो मिल्क शुगर यानी लैक्टोज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ ट्राइसैकेराइड इन्वॉल्व रिलीज ऑफ हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स। तो सर, याद रहे कि हमारे पास हमेशा हमने ये बुक के एमसीक्यूज भी सॉल्व हो रहे हैं बायोलॉजी के, जो फर्स्ट ईयर के हैं उनके लिंक्स भी आप लोगों को मैं भेज रहा होता हूँ। उसमें भी हमने ये बात पढ़ी थी कि हमेशा एक मॉलिक्यूल कम रिलीज होता है। तो आपके पास अगर ट्राइसैकेराइड है, 3 है, तो उसमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, अगर 4 होता तो 3 होता, एक कम होता है हमेशा। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द रिंग ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में कितने कार्बन मौजूद हैं, तो सर ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है। अच्छा, अब आप कहेंगे सर फ्रक्टोज में तो 6 कार्बन होते हैं,
आप यहाँ पर 4 कह रहे हैं। बेटा ये इसमें रिंग स्ट्रक्चर पूछ रहा है। रिंग स्ट्रक्चर बुक में देखना, जब हमने बुक स्टडी की थी तो 2 का एक ऊपर और एक नीचे अलग से कार्बन मौजूद था। अंदर रिंग के आपके पास 4 कार्बन मौजूद थे। नंबर 15 में विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसैकेराइड इज प्रेजेंट इन ह्यूमन मसल अबंडेंटली। ह्यूमन मसल्स में कौन सा पॉलीसैकेराइड मौजूद है? तो सर ग्लाइकोजन मौजूद होता है ह्यूमन मसल्स में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अब कहते हैं मायोग्लोबिन भी होता है, भाई वो तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। आपको ये पॉलीसैकेराइड पूछ रहा है, इनमें से पॉलीसैकेराइड सिर्फ ग्लाइकोजन है। पिक आउट द ऑड वन। ऑड वन का मतलब होता है इनमें बिल्कुल अलग। सेलुलोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, या पैक्टिन हो गया। अब एक एक करके पढ़ते हैं। सेलुलोज है आपके पास, एगर है और पैक्टिन है। सर सेलुलोज क्या होता है हमारे पास? इट्स अ पॉलीसैकेराइड। एगर क्या है? इट्स अगेन अ पॉलीसैकेराइड। पैक्टिन क्या है? इट्स अगेन मतलब पॉलीमर है। एगर भी और पैक्टिन भी पॉलीमर है। लेकिन गैलेक्टोज आपके पास डायमर है, 2 मॉलिक्यूल सिंगल मॉलिक्यूल से होता है, मोनोसैकेराइड है। तो हम कहते हैं गैलेक्टोज इज द राइट आंसर। इसी से हमने पिछला भी पढ़ा था कि ग्लूकोज के साथ मिलता है तो ये लैक्टोज बनाता है। यानी इसमें ऑड वन आउट में आपने ये देखा कि बाकी 3 जो है वो बड़े मॉलिक्यूल्स और एक सिंगल मॉलिक्यूल है। नंबर 17 में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन आर प्रेजेंट आउटसाइड द रिंग स्ट्रक्चर। अब हमारे पास नंबर 17 में हम कहते हैं सर फर्स्ट कार्बन एंड 6 कार्बन। देखो इसको उससे लिंक करना, जो पिछला सवाल था 4 अंदर मौजूद थे ना, तो हमने कहा था 2 भार होते हैं, पहला और आखिरी भार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही जवाब बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज स्वीटेस्ट। सबसे मीठी शुगर कौन सी है? तो सर फ्रूट सबसे मीठे होते हैं, फ्रूट शुगर होता है, फ्रक्टोज सबसे मीठा होता है ये। In a disaccharide, if carbon atom are 12, then how many OH group will be present? आपके पास क्वेश्चन 19 में हमारे पास पूछा जा रहा है कि डाइसैकेराइड है, उसमें कार्बन आपके पास 12 है, OH कितने होंगे? तो सर अगर फॉर्मूला होता है C12H22O11, तो हम यहाँ पर H और O तो नहीं पूछा, OH पूछा है ना आपसे। इसका सही जवाब 8 है। आप कहेंगे सर 8 क्यों आ रहा है? अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो पहले और लास्ट में तो आप H और OH ड्रॉ नहीं करेंगे, और सेकंड और जो सेकंड लास्ट होगा उसमें भी H2OH ड्रॉ हुआ हुआ होता है, सिंगल आपको OH नहीं मिलता। तो 12 कार्बन अगर आपके पास है तो 8 आपके पास बेटा उसमें OH मिलेंगे। ये स्ट्रक्चर जब हमने बुक रीड की थी उस वक्त पेज नंबर्स मेंशन किए थे, उसमें से हम देख सकते हैं। नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड। सर सक्रोज नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड है, बाकी मैनोज, मेल्टोज एंड लैक्टोज रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड है। बुक में लाइन भी मौजूद है, बुक रीडिंग के वक्त देखा था हमने। और लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज मेनली प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड। हमारे ब्लड में ग्लूकोज मौजूद होता है जो बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है। तो ये बेटा वो 21 क्वेश्चन थे जो हमारे पास इन टॉपिक से मौजूद थे। इसी तरह नेक्स्ट हमारी क्लास फिजिक्स की है, जो हम फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे उनके एमसीक्यूज करेंगे, और डेली बेसिस पर ये लेक्चर्स आपके होते रहे होंगे, और व्हाट्सएप पर आपको मटेरियल शेयर किया जा रहा होगा इन क्लासेस की। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप 0333224331 पे मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।